अब आपकी 2 क्लासेस चल रही होंगी है ना, एक ग्वालियर से चल रही होगी ऑनलाइन और एक ही चल रही, तो 2 यूनिट्स आपकी हो रही है। और बताया था अप्रैल तक मैं एक ही क्लास लूँगा, मई के बाद आपकी 2 क्लासेस में, 1 क्लासेस वहाँ से। अभी आपके पास अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, 5 महीने हैं। 5 महीने में हमें 10 यूनिट टोटल और करानी है ना, टोटल 10 करानी ना हमें, तो हमारे पास आराम से हो जाएगा। तो आपको इसका हेडेक नहीं लेना है कि कितना क्या चल रहा है, आपको इसका हेडेक लेना है कि जो हमने पढ़ लिया वो हमें याद है कि नहीं। चलो, हमने लिपिड का क्लासिफिकेशन समझ रहे थे ना, तो लिपिड की सबसे पहले डेफिनेशन या परिभाषा पढ़ी थी। उसमें पढ़ा था कि ब्लूर ने क्या बोला था। ब्लूर ने क्या बोला था? कोई भी ऐसा जो कार्बनिक या जैविक हो, प्लस वो पोलर या पानी में आघुलनशील हो, लेकिन फैट सॉल्वेंट या नॉन पोलर में सॉल्युबल हो। ऐसी कोई भी चीज जिसका बायोलॉजिकल ओरिजिन हो, जैविक उत्पत्ति हो, पानी में तो आघुलनशील हो पर नॉन पोलर या अध्रुवीय में घुलनशील हो, उसको क्या कहते हैं? फैट लिपिड्स कहते हैं। फिर अपन ने लिपिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। कितने तरह के पढ़े थे? 3। कौन कौन? सिंपल लिपिड पढ़ा, कंपाउंड लिपिड पढ़ा और डेराइव्ड। 3 तरह के लिपिड पढ़े। सिंपल लिपिड का मतलब क्या पढ़ा था? अगर कोई भी अल्कोहल फैटी एसिड से मिल जाए, कौन मिल जाए? अगर कोई अल्कोहल फैटी एसिड से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल लिपिड। यही पढ़ा था, अगर कोई भी अल्कोहल मिल जाए फैटी लिपिड से। ठीक है, अब चूंकि जब भी बनता है तो इसमें 3 फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2 और फैटी एसिड नंबर 3। वसी अम्ल 3 होते हैं। चूंकि जब भी लिपिड बनेगा तो अल्कोहल के साथ कितने वसी अम्ल मिलते हैं? 3। इसलिए सिंपल लिपिड को ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राई। तो सिंपल लिपिड का दूसरा नाम क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड। प्रोटीन के नोट्स डल गए हैं, एमसीक्यूज डल गए हैं। ठीक है, इस संडे अपन टेस्ट वगैरह लेंगे ना, इस संडे तो एब्सेंट था मैं, अगले संडे टेस्ट होगा। अभी तक जितना पढ़ लिया है सिंपल लिपिड्स हमने पढ़ लिए थे। अब सिंपल लिपिड 2 तरह के पढ़े थे, एक पढ़ा था फैट एंड ऑयल और दूसरा पढ़ा था वैक्स। ये रिवाइज करवा दे रहे, 2-3 दिन का जो गैप हो गया था। तो सिंपल लिपिड्स का मतलब क्या था? जब भी कोई अल्कोहल, OH मतलब अल्कोहल, किसी भी फैटी एसिड से जुड़ जाए, वसी अम्ल से जुड़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल लिपिड। ठीक है, अब ये 2 तरह के होंगे, या तो फैट एंड ऑयल होंगे या फिर वैक्स होगा। फैट एंड ऑयल किसको बोलते हैं? अगर अल्कोहल में कौन सा होगा? ग्लिसरॉल। अगर अल्कोहल की जगह ग्लिसरॉल, मतलब अल्कोहल तो हो पर अल्कोहल में ना तो मेथेनॉल हो ना एथेनॉल हो, कोई और अल्कोहल ना हो, केवल कौन सा अल्कोहल हो? तो अगर फैटी एसिड के साथ अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल होगा तो या तो फैट होगा या ऑयल होगा। तो फैट एंड ऑयल क्या है? सिंपल लिपिड है। कैसे पता सिंपल लिपिड है? क्योंकि फैटी एसिड के साथ अगर कोई अल्कोहल है तो उसे क्या बोलते हैं? सिंपल लिपिड, सरल लिपिड। और बस अगर अल्कोहल के साथ क्या बन जाए? अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल ले लो तो वो क्या बन जाएगा? फैट एंड ऑयल। अब फैट और ऑयल में डिफरेंस क्या होगा? अगर सैचुरेटेड है, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड या संतृप्त। अगर सारे सिंगल बॉन्ड एकल बंध वाले तो उसे क्या बोलते हैं? फैट। और अगर अनसैचुरेटेड है तो क्या बोलते हैं? ऑयल। ये भी सिंपल लिपिड ही है और ये भी सिंपल लिपिड है। अंतर क्या है? क्योंकि इसमें भी ग्लिसरॉल है और इसमें भी ग्लिसरॉल। अगर आपने अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल यूज कर लिया तो वो फैट या ऑयल बनेगा। अगर सारे सिंगल बॉन्ड, सिंगल मतलब सारे सैचुरेटेड है, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया हो तो पिछली क्लास मैंने यूट्यूब पर डाली थी, पढ़ के आए हो ना? नहीं देखी थी? देखी थी ना? तो वहीं से ही अपन वापस रिवाइज करवा दे रहे हैं ना कि 2-3 दिन का मेरा गैप हो गया था। तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड मतलब फैट, और डबल बॉन्ड वाला होगा तो होगा ऑयल। बाकी कुछ अंतर नहीं, इसमें भी ग्लिसरॉल है, इसमें भी ग्लिसरॉल है। तो ये समझ में आ गया। अगला, ग्लिसरॉल पे अपन ने 2 तरह के पढ़े थे। ग्लिसरॉल अपन ने कितने
ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड कितने तरह के पढ़े थे? 2 तरह के। अगर तीनों फैटी एसिड 1 2 3 तीनों वसी अम्ल एक जैसे हैं तो उस ट्राइग्लिसराइड को क्या बोलते हैं? सिंपल। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या है? जब भी एल्कोहल के साथ फैटी एसिड मिलाते हैं तो 3 फैटी एसिड मिलाने पड़ते हैं। तो जब भी आप लिपिड बनाओगे तो आपको कितने फैटी एसिड मिलाने पड़ते हैं? 3। इसलिए सिंपल लिपिड को ट्राइग्लिसराइड भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 या 2 से नहीं बनता। कितने वसी अम्ल मिलाने पड़ेंगे? 3। चूंकि 3 वसी अम्ल मिलाएंगे इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। है वो सिंपल लिपिड ही, पर उसका नाम ट्राइग्लिसराइड रख दिया। अगर ये तीनों फैटी एसिड एक जैसे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल ट्राइग्लिसराइड। अगर ये तीनों अलग है या कोई 2 अलग हैं तो उसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। आ रहा समझ में कि नहीं? चलो जल्दी से तुमसे पूछते हैं, तुम बताओ सिंपल या सरल लिपिड का मतलब क्या है? चलो तुम ही बताओ मुझे। अगर अल्कोहल के साथ क्या मिला दें? इसके लिए फैटी एसिड या वसी, इसके लिए एक शब्द यूज किया था अगर याद हो, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। जब भी वसी अम्ल या फैटी एसिड के साथ अल्कोहल जोड़ देते हैं तो कौन सा शब्द जोड़ते हैं? ईस्टर्स। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। तो आपसे पूछे लिपिड क्या है तो वसी अम्ल के ईस्टर ही लिपिड कहलाते हैं। जैसे ही अल्कोहल को फैटी एसिड से मिलाया तो जो भी बनता है उसको ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड बोलते हैं। तो आपसे पूछे लिपिड क्या है या सिंपल लिपिड क्या है? वसी अम्लों के ईस्टर्स। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड को ही सिंपल लिपिड कहते हैं। अब तो ये तो समझ में आ गया सिंपल लिपिड क्या है। अब मुझे बताओ सिंपल या सरल लिपिड में को ट्राइग्लिसराइड क्यों बोला जाता है? सिंपल लिपिड को ट्राइग्लिसराइड इसलिए बोला जाता है कि उसमें 3, इसी बेस पर यह कितने तरह के हो सकते हैं? 2। कौन कौन से? सिंपल और मिक्स। दोनों में अंतर क्या है? सिंपल में तीनों फैटी एसिड एक जैसे होते हैं जबकि मिक्स्ड में अलग अलग। अब मुझे बताओ फैट और ऑयल में वसा और तेल, देखो है दोनों लिपिड, ये भी सिंपल लिपिड है और ये भी सिंपल लिपिड है। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? समानता क्या है? दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों में अल्कोहल के रूप में क्या यूज किया जाता है? ग्लिसरॉल यूज किया, ये सिमिलरिटी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फैट में डबल बॉन्ड नहीं मिलता जबकि ऑयल में डबल बॉन्ड मिलता है। तो ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो ये अपन ने पढ़ लिया है ना। फिर अपन ने दूसरा पढ़ा था सिंपल लिपिड में मोम। तो इसमें यह पढ़ा था कि अगर फैटी एसिड के साथ मोनोहाइड्रोक्सी एलिफेटिक अल्कोहल, देखो मोनो मतलब एक, एलिफेटिक मतलब सीधी चेन वाले, तो अगर हम फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल मिला रहे थे तो वहां तेल और बसा मिल रहा था, पर जब हम फैटी एसिड के साथ सीधी चेन वाला अल्कोहल मिला रहे थे तो मोम मिल रहा है। यही पढ़ा था। ये मोम बताया था, कहां कहां मिलता है ये सब बताया था। ये नाम याद रखना है। पौधों से निकलने वाले मोम को क्या बोलते हैं? कार्नोवो वैक्स, कार्नोवो। इसके बाद ऊन में मिलने वाले मोम को क्या कहते हैं? लेनोलिन मोम। ये 2 नाम याद रखना है, लेनोलिन और कार्नोवो। ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ये अपन पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन ने पढ़े थे कंपाउंड लिपिड्स। जब भी लिपिड के साथ कुछ और, लिपिड मतलब अल्कोहल प्लस फैटी एसिड के साथ कुछ और, अगर अपन ने शुगर मिला, फॉस्फेट मिला दी तो क्या कहलाएगी? फॉस्फोलिपिड। अगर शुगर मिला दी तो ग्लाइकोलिपिड, सल्फेट मिला दिया तो सल्फोलिपिड, और प्रोटीन मिला दी तो लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, क्योंकि अपन ने लिपिड के साथ क्या मिला दी? प्रोटीन। ये सब क्या है? कंपाउंड।
इसमें अपन को केवल कुछ चीजें याद करना, सारी याद नहीं करनी। इसमें केवल अपन को जो याद रखना है वो स्फिंगोमाइलिन्स। बताया था अपन ने स्फिंगोमाइलिन में कि जो न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिका, उसके ऊपर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। वो किसकी बनी होती है? स्फिंगोमाइलिन। बस और कोई काम का है नहीं। चलो आज हमें पढ़ना है इसके आगे डेराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, ये पढ़ने को रह गए थे ना, कि पढ़ लिए थे? यही पढ़ने। चलो आज से हमें पढ़ना है डेराइव्ड लिपिड। तो व्युत्पन्न हमें पढ़ना है। सर सिंपल में और मिक्स्ड में डिफरेंट कौन सा? ईस्टर ऑफ। अब फिर से क्वेश्चन पूछिए, समझ में नहीं आया। डेराइव्ड लिपिड पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है ईस्टर्स और मतलब स्टीरोल्स और स्टीरॉइड। स्टीरोल्स और स्टीरॉइड पढ़ना है। डेराइव्ड में अपन को फैटी एसिड पढ़ना है। सल्फोलिप ये नहीं पढ़ना, बस दो ही पढ़ना अपन को। ये छोड़ो, ये तो अपन ने कंपाउंड में पढ़ा था, ये काट दो। अपन को दो चीजें समझना है। एक समझना है स्टीरोल्स और स्टीरॉइड, और एक समझना है फैटी एसिड। एक एक करके समझना है। सबसे पहले अपन स्टीरॉइड पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टीरॉइड। ठीक है, स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स के एग्जांपल। स्टीरॉइड क्या है? एक डेराइव्ड लिपिड है। स्टीरॉइड क्या है? एक डेराइव्ड लिपिड है। ठीक है, अब ये कहां मिलेगा? जैसे जब भी गॉल ब्लैडर से क्या निकलेगा? बाइल जूस, पित्त रस, नाम सुना होगा। लिवर एक बाइल जूस बनाता है, वो कहां स्टोर रहता है? पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। उस बाइल जूस में कौन सा लिपिड रहता है? कॉलिक एसिड। कॉलिक एसिड, और ये क्या है? एक डेराइव्ड लिपिड है। तो ये कॉलिक एसिड। दूसरा पढ़ेंगे अपन प्रोजेस्टेरोन। तो महिलाओं में दो हार्मोन होते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। इसमें जो प्रोजेस्टेरोन है वो एक तरह का स्टीरॉयड हार्मोन है। तो बाइल में मिलने वाला कॉलिक एसिड क्या है? एक डेराइव्ड लिपिड है। महिलाओं में मिलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक डेराइव्ड लिपिड है, स्टीरॉयड है। इसके बाद पुरुषों में मिलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये भी एक डेराइव्ड लिपिड है। स्टीरॉयड कौन है? डेराइव्ड है। अभी हमने देखा ना डेराइव्ड लिपिड में एक तो स्टीरोल और स्टीरॉयड है और एक फैटी एसिड, बस दो ही पढ़ना है। तो स्टीरॉयड क्या है? एक डेराइव्ड लिपिड है। अब स्टीरॉयड का उदाहरण कहां कहां मिलेगा? बाइल जूस में मिलने वाला कॉलिक एसिड स्टीरॉयड है। महिलाओं में मिलने वाला प्रोजेस्टेरोन स्टीरॉयड है। पुरुषों में मिलने वाला टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड है। इसके बाद कोर्टिसोल, एड्रिनल ग्लैंड पढ़े। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन स्टीरॉयड है, और एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलने वाला दूसरा हार्मोन भी स्टीरॉयड। ठीक है, और कमाल की बात, ये चारों एड्रिनल ग्लैंड से निकल सकते हैं। ध्यान से समझो, ये जो चारों है ना, ये चारों को चारों एड्रिनल ग्लैंड से निकल सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ये चारों हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकल सकते हैं? हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क। ठीक है, तो डेराइव्ड में तो नाम याद रखना, एक स्टीरॉयड और स्टीरोल, और दूसरा कौन सा पढ़ना है? फैटी एसिड। बस स्टीरॉयड में क्या क्या पढ़ना है? कॉलिक एसिड, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, ये चारों पढ़ना। ठीक है, सबको समझना। अपन सबसे पहले कॉलिक एसिड को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉलिक एसिड को, कॉलिक अम्ल को। अब कॉलिक एसिड क्या करता है? बेसिक या बेस क्षार से क्रिया करता है, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, इस तरह से। तो ये जो कॉलिक एसिड है ये बाइल में कुछ बेस से रिएक्ट करता है। जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। सॉल्ट, जब भी एसिड और बेस मिलेंगे, अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या बनेगा? लवण बनता है। तो बाइल जूस में होता है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड क्या? एक डेराइव्ड लिपिड है स्टीरॉयड। तो कॉलिक एसिड का एक स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड मतलब एक व्युत्पन्न लिपिड है, डेराइव्ड लिपिड। ये कॉलिक एसिड किससे रिएक्शन करता है? बेस से, और क्या बना लेता है? सॉल्ट। अब ये सॉल्ट क्या करते हैं? इन्हें बोलते हैं बाइल सॉल्ट, पित्त लवण।
तो बाइल में मिलने वाला कॉलिक एसिड बाइल सॉल्ट बना लेता है। ये क्या करता है, बाइल सॉल्ट फैट की एक बड़ी बूंद को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में, बूंद को बोलते हैं ड्रॉप और छोटी छोटी बूंदों को बोलते हैं ड्रॉपलेट्स, बूंदियां, बूंदिकाओं। तो बड़ी सी बूंद को बूंदिकाओं में तोड़ देता है। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल। अगर मैं इसको 100 टुकड़ों में बांटूं और हर 100 टुकड़ों का सरफेस एरिया निकालूं और जोड़ूंगा तो इससे ज्यादा निकलेगा। अकेली बड़ी ड्रॉप का सरफेस एरिया और इससे जो मैं 100 ड्रॉप बनाऊंगा, इन 100 का सरफेस एरिया मिलाकर इस बड़ी बूंद से हमेशा ज्यादा होगा। इससे फायदा क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इसमें एंजाइम अच्छे से काम कर पाएगा। तो लिपिड का पाचन करने वाला एंजाइम कहलाता है लाइपेज। लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज ये यहां अच्छा काम नहीं कर सकता, क्योंकि एंजाइम को काम करने के लिए सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, बड़ी सी लिपिड की बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दो। अब लाइपेज क्या करेगा, इनको डाइजेस्ट कर सकता है। तो इस कंडीशन में लिपिड का डाइजेशन संभव नहीं है, आधा अधूरा डाइजेशन होगा। पर जब ये लिपिड छोटी छोटी बूंदों में टूट जाएगा तो डाइजेशन हो सकता है। डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज करता है। ये बात समझ में आ गया। गुड मॉर्निंग, कहां से गुड मॉर्निंग हो रही, यह समझो। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, वसा का डाइजेशन करता है या फैट को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है। तो डाइजेशन तो ये करता, ना कि बाइल सॉल्ट। पित्त लवण या बाइल सॉल्ट इस फैट का डाइजेशन नहीं करेंगे। ये जो लाइपेज एंजाइम है जो इसका डाइजेशन नहीं कर पा रहा, इस बड़ी फैट ड्रॉप को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देगा, जिससे ये लाइपेज आसानी से लिपिड को डाइजेस्ट कर सके। लिपिड का डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम। पर मदद कौन करता है, बाइल सॉल्ट। कैसे मदद करता है, बड़ी सी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ देता। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण। तो बाइल सॉल्ट का काम है इमल्सीकरण करना, जिससे डाइजेशन हो सके, इमल्सीकरण करना। तो बाइल सॉल्ट का काम समझ में आ गया। और ये बाइल सॉल्ट बने किससे है, कॉलिक एसिड से। और कॉलिक एसिड किसका एग्जाम्पल है, स्टीरॉयड का। और स्टीरॉयड किसका एग्जाम्पल है, डिराइव्ड लिपिड का। ये समझ में आ रही, व्युत्पन्न लिपिड का। तो बाइल सॉल्ट वसा को तोड़ता है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट किससे बनता है, कॉलिक एसिड से। कॉलिक एसिड किससे बनता है, स्टीरॉयड से। स्टीरॉयड किसका एग्जाम्पल है, याद हो जाएगा, क्लियर। चलो, तो कॉलिक एसिड समझ में आ गया पूरा, क्लियर। चलो, तो ये हो गया आपका पहला कॉलिक एसिड कि स्टीरॉयड का कॉलिक एसिड में क्या यूज है। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं। अगला है वो है प्रोजेस्टेरोन। चलिए इसको देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन के बारे में समझते हैं। आपने एक ग्लैंड पढ़ी होगी, पिट्यूटरी, हिंदी में इसको बोलते हैं पीयूष। ये हमारे ब्रेन में मिलती है। ये ग्लैंड कहां मिलती है, हमारे ब्रेन में मिलती है। यहां से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है एलएच। कौन सा हार्मोन आता है, एलएच। ये आता जाता है ओवरी के पास, अंडाशय के पास। ओवरी किसमें होती है, मेल फीमेल, इसमें डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में ग्लैंड है पिट्यूटरी, यहां से एक हार्मोन कौन सा आता है, एलएच। एलएच कहां जाता है, ओवरी। ये ओवरी एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये ओवरी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम प्रोजेस्टेरोन है। तो प्रोजेस्टेरोन ओवरी से निकलता है, थोड़ी बहुत किससे निकलता है, एड्रिनल से। थोड़ा बहुत किससे निकल सकता है, जनरली किससे निकलता है। तो ओवरी से निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन क्या है, एक स्टीरॉयड है। और स्टीरॉयड क्या है, एक डिराइव्ड लिपिड है। समझ में आ गया, क्लियर। क्या प्रोजेस्टेरोन ओवरी के अलावा और कहीं से भी निकल सकता है, कहां से निकल सकता है, एड्रिनल दोनों में होती है, मेल में भी और फीमेल में। यही गड़बड़ है,
जनरली प्रोजेस्टेरोन कौन है? फीमेल हार्मोन। कहां से निकलता? ओवरी से। मेल में होती नहीं, तो मेल में प्रोजेस्टेरोन होना नहीं चाहिए। पर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम एड्रिनल, तो दोनों तरफ एक एक एड्रिनल, दोनों तरफ किडनी है तो दोनों तरफ एक एड्रिनल है। ये मेल में भी और फीमेल में। कभी कभी फीमेल में भी एड्रिनल ग्लैंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। अब वो लड़का कम, लड़की ज्यादा हो जाएगा। उसका चलना, उसका बोलना, मूछे दाढ़ी उसमें आनी नहीं है, ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप हो जाएगी और स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब अर्धनारीश्वर जैसा कुछ बन जाएगा। ये बात समझ में आ गया? ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जनरली प्रोजेस्टेरोन कहां से निकलता? ओवरी। तो ये महिलाओं में निकलता, कोई दिक्कत नहीं, फीमेल हार्मोन है। पर कभी कभी कहां से निकल सकता है? इस वजह से दिक्कत हो सकती है। तो मेल में भी प्रोजेस्टेरोन बढ़ सकता है, उसमें फिर वो फीमेल के सिम्टम्स आएंगे पूरे। क्लियर? ठीक है। तो दूसरा भी अपन ने समझ लिया, प्रोजेस्टेरोन ओवरी क्यों निकलती है? क्योंकि एलएच आता है। एलएच किसका हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल सेक्स हार्मोन है जो एलएच के इन्फ्लुएंस में ओवरी से निकलता है, बस। तो अपन ने दूसरा स्टीरॉयड भी पढ़ लिया, प्रोजेस्टेरोन। अब तीसरा है टेस्टोस्टेरोन। आप लोग तो साइंस वाइंस बैकग्राउंड से बायो पढ़ रखी है कि नहीं? थोड़ी बहुत। कौन सा बैकग्राउंड है आपका? पीसीएम। तो फिर बायो इसमें है क्या? नहीं है ना सिलेबस में? इसमें सिलेबस अच्छा पीएससी में पढ़ रखी हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अब इसको ध्यान से समझो। टेस्टोस्टेरोन वही पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आता है? एलएच। एलएच आता है। एलएच जाता है पुरुषों के टेस्टिस में, हिंदी में बोलते हैं वृषण। और इस टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जो एक सेल निकालती है, लीडिक सेल। पीएससी प्री में कई बार आ चुका है कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन किस सेल से निकलता है? लीडिक। कहां की लीडिक? टेस्टिस की। और पीएससी ने इसको भी 200 शब्दों में पूछा, पूरा 60 शब्दों में पूछा, टेस्टिस को समझा। तो वही पिट्यूटरी एलएच जब ओवरी में भेजता था तो प्रोजेस्टेरोन निकलता था, फीमेल सेक्स हार्मोन। और वही एलएच जब मेल के टेस्टिस में आता था तो कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। इसी का एग्जांपल है एंड्रोजन्स। इसी को क्या बोल सकते हो? एंड्रोजन्स। तो टेस्टिस की लीडिक सेल टेस्टोस्टेरोन निकालती है। पर टेस्टिस के अलावा टेस्टोस्टेरोन का एक और सोर्स है एड्रिनल। एड्रिनल से मेल और फीमेल दोनों सेक्स हार्मोन निकल सकते हैं। तो जनरली तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलते हैं, तो मेल के पास ही होना चाहिए। पर फीमेल की बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड कई बार क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन। इससे लड़कियों में मूछे दाढ़ी आ जाती है, अम्बरीशपुरी टाइप की वॉइस आ जाती है, सारे मेल के लक्षण आ जाते हैं, क्योंकि महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। वो अलग है, वो क्रोमोसोम की वजह से। हाँ, वो अलग चीज है, वो अलग, वो क्रोमोसोम की वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। तो जो होमोसेक्सुअलिटी होती है कि मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, मैं लड़के को जो लड़के से इतना प्रेम हो रहा है वो हार्मोन से। देखो, लड़के को ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि लड़के में टेस्टोस्टेरोन रहता है, तो लड़के को फीमेल अच्छी लगनी चाहिए। फीमेल में प्रोजेस्टेरोन अच्छा रहता है तो उसको मेल अच्छा लगना चाहिए। पर अगर किसी फीमेल में प्रोजेस्टेरोन की जगह टेस्टोस्टेरोन आ जाए और मेल में टेस्टोस्टेरोन की जगह प्रोजेस्टेरोन हो जाए, तो वो लड़का लड़कियों की तरह बिहेव करेगा और लड़की लड़की की तरह। तब वहां समलैंगिकता का मुद्दा आएगा, ठीक है। पर वहां विवाद आएगा कि इस लड़की की शादी किससे होनी चाहिए, लड़की से या लड़के से। अगर किसी लड़की में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत हाई है लड़की में, तो उसकी मैरिज किससे होनी चाहिए? लड़की से। बात समझ में आ रही है? लेकिन समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर किसी लड़की ने अपना हार्मोन लेवल चेक कराया और टेस्टोस्टेरोन उसमें ज्यादा, अब वो लड़की ऐसे शर्ट पैंट पहन के रहती है और घर में बोल रही कि मेरे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है, देखो मूछे दाढ़ी भी निकल रही है, तो क्या उसके घर वाले मानेंगे कि बेटा अब तो तुम्हारी किसी लड़की से शादी? नहीं मानेंगे। इंडियन सोसाइटी अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोई लड़का अगर बोलते कि अब मैं तो करण जौहर टाइप का बन चुका हूं, अब मुझे में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, तो क्या उसके घर वाले किसी लड़के से विवाह करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। तो भारतीय समाज को इससे कोई मतलब नहीं। मेरा मानना उस लड़के या लड़की की शादी ना कराओ ज्यादा अच्छा, क्योंकि जो अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन है वो हार्मोन की वजह से। ये ध्यान रखना, जब वो हार्मोन है ही नहीं है क्या कर लेंगे भैया? मतलब हमें अट्रैक्ट ही नहीं करेगा ना कोई,
ये बात समझ में आ रही है? तो स्टीरॉयड का पहला एग्जाम्पल क्या होगा? कॉलिक एसिड। ये कहां काम करेगा? बाइल जूस में। दूसरा प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल ओवरी से निकलती जनरली, हालांकि मेल में भी हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड की कृपा है। तीसरा कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस से निकलती है, पर यह फीमेल में भी हो सकता है। ठीक है। अगला है कोर्टिसोल, इसको समझते हैं। कोर्टिसोल को समझते हैं ना। जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे बाहर दो होते हैं, कॉर्टेक्स मेडुला, पता नहीं इतना डेप्थ में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सुनो। एक निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एक निकलता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और तीसरा निकलता है सेक्स हार्मोन। ये एड्रिनल के बाहरी हिस्से से निकलते हैं, अंदर वाले से तो अलग है। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन सुना होगा, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनल, वो उसके मेडुला पार्ट से। अपन केवल कॉर्टेक्स पार्ट की बात करें, बाहरी हिस्से की। तो एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी हिस्से से 3 हार्मोन निकलते हैं, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और एक सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन को भी हम देख चुके हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, वो अलग चीज है। यहां समझो ध्यान से, जो ग्लूकोज पे काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो मिनरल्स पे काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाम समझ में आ रहा है? ग्लूकोज में काम करने वाले हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल्स पे काम करने वाले। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का उदाहरण है कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल क्या है? इसमें 100 तरह के हार्मोन निकलते हैं, बहुत सारे, पर इंपॉर्टेंट कौन सा है? कॉर्टिसोल। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का सबसे महत्वपूर्ण है एल्डोस्टेरोन। तो नाम से समझ में आ गया कि कॉर्टिसोल है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा, और जो एल्डोस्टेरोन है वो मिनरल्स पे काम करेगा। हमारे शरीर में सोडियम नहीं निकलता, बॉडी में रहता है। वो सोडियम मिनरल किसकी वजह से रहता है? एल्डोस्टेरोन की वजह से। ये किडनी में जाते हैं, जब भी यूरिन या मूत्र जाना होता है तो एल्डोस्टेरोन किडनी में जाके रोक लेता है कि सोडियम नहीं जाएगा, और जब सोडियम नहीं जाएगा तो पानी को तो रुकना ही पड़ेगा। अगर सॉल्यूट या विलय रुक जाएगा तो पानी को रुकना पड़ेगा, गाढ़ापन चेंज नहीं होगा। एक चीज अपन ने पढ़ा, हमारी बॉडी में हर फ्लूइड का, लिख लो पहले, लिख लो, समझ लो, समझ लो। ये तो पीपीटी आपको टेलीग्राम में भी डल जाती है, ध्यान से समझो। हमारी बॉडी में चाहे यूरिन हो, चाहे बॉडी फ्लूइड हो, चाहे ब्लड हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता चेंज नहीं होती। कॉन्सेंट्रेशन जैसे हमारे शरीर का फ्लूइड है, उसमें मिनरल जितने रहेंगे पानी उस हिसाब से रहेगा। अगर जैसे मुझे पसीना आ रहा है, इस पसीने में सोडियम निकल गया तो फिर पानी भी ज्यादा निकलेगा। अगर मुझे पसीना ज्यादा आएगा तो यूरिन भी ज्यादा निकलेगी, पानी ज्यादा निकलेगा। तो शरीर में सोडियम ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सोडियम निकलते ही पानी भी निकल जाएगा, क्योंकि जब सॉल्यूट निकल जाएगा तो पानी भी निकलना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अरे तुम चाय में जितनी शक्कर डालोगे, दूध भी तो उतना ही डालना पड़ेगा, तो जितने सॉल्ट होंगे उतना लिक्विड होगा। दूध किस हिसाब से डलता? शक्कर के हिसाब से, या शक्कर के हिसाब से डलती है दूध के हिसाब से, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ऐसे पानी उतना ही होगा जितने मिनरल्स होंगे। शरीर में जितना सोडियम उसी हिसाब से पानी, और सोडियम लॉस नहीं हो सकता। किस वजह से? एल्डोस, क्योंकि ये एक मिनरल कॉर्टिकॉइड है, मिनरल को कंजर्व करता है। हमारे शरीर में सोडियम को मूत्र में जाने से, यूरिन में एक्सक्रीट होने से कौन रोकता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जाम्पल क्या है? एल्डोस्टेरोन। ये है, इसलिए हमारे शरीर में सोडियम रहता है। इसलिए जब हम यूरिन के लिए जाते हैं तो बहुत पानी लॉस नहीं होता। पानी तो बहुत पीते हैं, पर पुनः वो यूरिन के थ्रू नहीं जा सकता। कौन सा हार्मोन रोकता है? ये पानी नहीं रोकता, अभी भी बता रहे। पानी रोकने वाला हार्मोन अलग है, एडीएच, वो अलग है। ये केवल किसको रोक लेता है? मिनरल। मिनरल को रोकते ही पानी अपने आप रुक जाता है।
तो ये एल्डोस्टेरोन भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है और कोर्टिसोल भी एक स्टीरॉयड हार्मोन। तो स्टीरॉयड में कौन कौन हो गए? कोलिक एसिड जो बाइल जूस में मिलता है वो भी एक स्टीरॉयड है। इसके बाद फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों भी स्टीरॉयड है। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला कॉर्टिसोल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाला एल्डोस्टेरोन, ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल हो गए? एल्डोस्टेरोन के। गर्मी लग रही है क्या आप लोगों को? सिर्फ एक दो एसी चला दो यार, है ना, मुझे तो बहुत लग रही। चलो यार समझो, अब क्या सारी लाइट वाइट यहीं आती है ना, अब तो वैसे ही गर्मी आ गई है। तो मेरे ख्याल से स्टीरॉयड के सारे समझ में आ जाएंगे। तो डेराइव्ड लिपिड में पहला क्या पढ़ लिया? स्टीरॉयड। डेराइव्ड मतलब जो सिंपल या कंपाउंड से बनते हैं, सिंपल या कंपाउंड से बनने वाले, सरल या यौगिक लिपिड से बनने वाले को व्युत्पन्न बोलते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड का उदाहरण कोलिक एसिड जो बाइल जूस में है, इसका उदाहरण प्रोजेस्टेरोन जो ओवरी से, इसका उदाहरण टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस से, इसका उदाहरण कोर्टिसोल जो एड्रिनल से, और इसका एग्जाम्पल एल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल से निकलता है। याद हो जाएगा? क्लियर? तो अपन ने स्टीरॉयड पढ़ लिया है, ठीक है, अपन ने पूरा समझ लिया है। अब अपन को समझना है स्टीरॉल्स। स्टीरॉयड के साथ साथ एक नाम और क्या लिखा था? स्टीरॉल्स। तो जब भी स्टीरॉयड को एल्कोहल से जोड़ दोगे, किससे? स्टीरॉयड को एल्कोहल से जोड़ दोगे तो क्या बोल जाते हैं? नाम से समझ में आ गया। स्टीरॉयड को एल्कोहल, एल्कोहल में AlCHO OL होता है कि नहीं? OL का मतलब जैसे ग्लिसरॉल OL हुआ, मेथनॉल OL हुआ, एथेनॉल OL। तो अगर कहीं भी OL मिल गया तो समझो एल्कोहल जुड़ चुका है। तो जब भी स्टीरॉयड में एल्कोहल जोड़ दोगे स्टीरॉयड में तो क्या बन जाएगा? स्टीरोल। स्टीरोल मतलब एल्कोहल ऑफ स्टीरॉयड्स। स्टीरोल समझ में आ गया? स्टीरॉयड में एल्कोहल। तो इसमें दो तरह के स्टीरोल्स पढ़ना है, एक कोलेस्ट्रॉल पढ़ना है और एक अर्गेस्ट्रॉल पढ़ना है। कोलेस्ट्रॉल तो सुना होगा। तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का स्टीरोल है। स्टीरोल मतलब स्टीरॉयड का एल्कोहल। तो सबसे पहले स्टीरोल समझ में आया कि नहीं? जो अपन ने सबसे पहले डिराइव्ड में पढ़ा था, कहां गया? डिराइव्ड में पहला पढ़ा था स्टीरॉयड्स एंड स्टीरॉल। स्टीरॉयड हमने पढ़ लिया, सारे पढ़ लिया, कोलिक पढ़ लिया, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ये सारे स्टीरॉयड पढ़ लिए। जब इस स्टीरॉयड में एल्कोहल जोड़ दोगे तो उसे स्टीरॉयड की बजाय क्या बोलना शुरू कर दोगे? स्टीरॉयड। दो पढ़ने हैं, कोलेस्ट्रॉल और अर्गेस्ट्रॉल। दोनों में देखो OL है। कोलेस्ट्रॉल OL मतलब एल्कोहल, अर्गेस्ट्रॉल मतलब OL मतलब एल्कोहल। तो स्टीरॉयड में एल्कोहल जोड़ने पर स्टेरॉल बनता है। स्टेरॉल कितने तरह के हैं? दो। कौन कौन दो? कोलेस्ट्रॉल और अर्गेस्ट्रॉल। अब इसको पढ़ते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल। अब जो कोलेस्ट्रॉल है ये आर्टरी में, एक तो कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी गॉल ब्लैडर में जमा हो गया तो पथरी बनना शुरू होता है। दूसरा, आपकी जो आर्टरीज होती है उनमें डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं ध्यान से। हमारे पास दो तरह की ब्लड वेसल्स होती है, दो तरह की रक्त वाहिनियां होती हैं। एक को बोलते हैं धमनी आर्टरी और एक को बोलते हैं वेन सिरा। ये नाम सुन रखे होंगे। जब भी कोई बहुत मोटी दीवार वाली बनाओगे तो वो आर्टरी होगी, और जब कोई थिन वॉल वाली बनाओगे, पतली सी दीवार वाली, तो वो क्या हो जाएगी? वेन। मुझे आर्टरी और वेन को पहचानना बहुत आसान है। जिसकी थिक वॉल है, चौड़ी चौड़ी वॉल है, वो क्या हो जाएगी? आर्टरी। यहां देखो वॉल कितनी चौड़ी चौड़ी वॉल है और कैविटी कितनी है? छोटी सी। तो आर्टरी में दीवार बहुत थिक है और जिसमें ब्लड जाने के लिए बहुत छोटा। तो पाइप ऐसा लाए जिसमें पाइप की दीवार बहुत मोटी है और पाइप के अंदर की जो कैविटी वो बहुत नैरो है, तो वो क्या हो जाएगी? आर्टरी। पाइप की दीवार बहुत पतली है पर कैविटी बहुत चौड़ी, तो वो क्या हो जाएगी? वेन। अब समझना, क्या हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार पंप कर रहा है? जैसे हार्ट है उसमें वेंट्रिकल्स होते हैं, पंपिंग होती है कि नहीं? जब पंपिंग होती है तो बहुत तेज पंपिंग होती है।
आप अगर यहां छुओगे तो पंपिंग फील होगी कि ऊपर ब्लड जा रहा है। अगर ऐसे ही गर्दन करके यहां छू लो, टेटुआ नहीं दबाना है, थोड़ा सा ध्यान से छुओ तो पंपिंग समझ में आएगी। आ रही है, ब्लड ब्रेन में जा रहा है, पकड़ पा रहे हो? अगर बहुत मोटी फैट की लेयर नहीं हुई तो पकड़ सकते हो, है ना। और दूसरा एक यहां अगर समझ लो तो ये समझ में आ जाएगा, देखो कितना तेज जा रहा है। तो ये हार्ट की पंपिंग बता रहे हैं। तो जब हृदय पंप करता है तो बहुत फोर्स से पंप करता है। तो जिन पाइप में ब्लड जाना होगा, पंपिंग के समय वो ब्लड वॉल थिक होनी चाहिए या थिन होनी चाहिए। अगर ऐसी पाइप हुए तो फट जाएंगे, अगर बहुत तेजी से ब्लड गया तो फट जाएंगे। इसका मतलब जब भी आपका हार्ट, आपका हृदय पंप करता होगा तो कहां जाता होगा? समझ में आ गया? पंपिंग होती है आर्टरी में, वापस लौटता है वेन से। तो जैसे अगर मेरे हृदय ने ब्रेन को ब्लड दिया है तो आर्टरी से जाएगा, पर ब्रेन से ब्लड लौटेगा तो वेन से लौटेगा। मेरी हाथों की सारी मसल्स को ब्लड दिया है तो आर्टरी से, पर लौटेगा तो लौटने के लिए कोई फोर्स थोड़ी चाहिए, तो पतली पतली दीवार वाली आराम से ले सकती है। ये बात समझ में आ गई? अब इनमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। इन आर्टरी और वेन में क्या जमा होता है? मुझे बताओ किसके चोक हो जाने के चांस ज्यादा, आर्टरी या वेन्स? आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज की कैविटी बहुत नैरो है। तो जब भी ब्लॉकेज होगा, डॉक्टर कहेगा ब्लॉक हो गई है, बीपी बढ़ रहा है, तो कहां ब्लॉक बढ़ रहा होगा? आर्टरीज की कैविटी इतनी नैरो है कि थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो ब्लॉकेज आ जाता है। और हृदय पंप भी किसमें करता है? और पंपिंग करेगा, ब्लड जा ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी सारे उस पे क्या जमा हो चुका है। इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, बीपी बढ़ना, यही और कुछ नहीं। बीपी आपका ब्लड प्रेशर लगाता है। ये सब क्या है? इलास्टिक होनी चाहिए, ये बहुत आसानी से फैलनी चाहिए। जैसे मान लो पाइप है, ये मान लो दीवार है, मेरे ये हाथ है, ये इसकी वॉल है, और ये बीच का गैप है, कैविटी है। तो जब ब्लड जाता है तो ये इलास्टिक होती है, इनमें इलास्टिन होती है। अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी तो इनमें इलास्टिन होता है। तो इलास्टिन की वजह से फैल जाती है, पर तभी फैलेंगी जब इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा होगा इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हमारा बीपी कब बढ़ जाता है? जब हमारी आर्टरी वेन में कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, क्योंकि ये हार्ड होगी। जब तक कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा ये इलास्टिक होती है। बच्चे में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बहुत इलास्टिक है। पर जब 60-70 साल के बच्चे की, वो बच्चे नहीं, वृद्ध व्यक्ति की आर्टरी देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल भरा है, वो बिल्कुल हार्ड आर्टरी होगी, तो उनका बीपी बहुत हाई होगा। बीपी और कुछ नहीं, प्रेशर कितना लग रहा है। जैसे आप अगर इस दीवार पे मुक्का मारोगे तो प्रेशर कम लगेगा या ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि हार्ड है। आप इस पे मुक्का मारो, प्रेशर लगेगा। वही मैं रबर पे बोलूं कि रबर पे मुक्का मारो, नहीं लगेगा, इलास्टिसिटी है। तो जब भी इलास्टिसिटी होती, प्रेशर नहीं आता, वो झेल जाता है। अरे झूले में, मेले में हो जाता, बच्चे झूलते रहते हैं, यहां से आते यहां गिरते रहते हैं, सब रबर का बना होता है, उसमें खूब मुक्के मारो। बॉक्सिंग जो पंच होता है, बॉक्सिंग बैग होता है, उसमें बहुत मारो, उनमें ज्यादा तुम्हें प्रेशर नहीं लगेगा क्योंकि वो हार्ड नहीं है। तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरी वेन में जमा होते होते उनको क्या करता है? हार्ड कर देता, कठोर, और इससे हमारा बीपी बढ़ता चला जाता है। जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा होगा उतनी ही आर्टरीज हार्ड होगी और उतना ही बीपी हाई होगा। तो कहते हैं ना हमें बीपी की समस्या हो गई है, मतलब आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है। समझ में आ गया? जितनी हार्ड होगी उतना बीपी बढ़ेगा। इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इस चीज को, घटना को क्या बोलते हैं? एथेरो। तो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना क्या कहलाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो स्टीरोल का मतलब क्या है? अच्छा, स्टीरोल क्या है? स्टीरॉयड का एल्कोहल, स्टीरॉयड के एल्कोहल को स्टीरोल कहते हैं। स्टीरॉयड क्या है? स्टीरॉयड एक डेराइव्ड या व्युत्पन्न लिपिड है, उसी से स्टीरोल बना। स्टीरोल के दो एग्जाम्पल हैं, कोलेस्ट्रॉल और अर्गेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहां जमा होता है? ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरी और वेन्स। जमा होने को क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। इससे क्या होता है? इससे उस पर्सन का बीपी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? उस पर्सन का बीपी बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ गया? तो जैसे जैसे उम्र होगी बीपी बढ़ता जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है।
अब अगला है अर्गेस्ट्रॉल, अगला है अर्गेस्ट्रॉल। तो हमें ईस्ट और फंगस से मिलता है, ईस्ट और बाकी फंगस से अर्गेस्ट्रॉल मिलता है, इससे विटामिन डी बनता है। तो विटामिन डी का प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब रॉ मटेरियल। तो विटामिन डी किस से बनता है? अर्गेस्ट्रॉल से। इसलिए अर्गेस्ट्रॉल क्या है? विटामिन डी का प्रीकर्सर। प्रीकर्सर समझे? जिससे जो बनता है, जैसे आपने सुना होगा कि गाजर में कैरोटीनॉइड वगैरह मिलते हैं, वो विटामिन ए का प्रीकर्सर है। गाजर से विटामिन ए नहीं मिलता, गाजर से विटामिन ए के प्रीकर्सर मिलते हैं, उससे विटामिन ए बनता है। तो विटामिन डी किससे बनता है? अर्गेस्ट्रॉल से। तो अर्गेस्ट्रॉल क्या है? विटामिन डी का प्रीकर्सर। प्रीकर्सर समझ गए? जिससे जो बने वो उसका प्रीकर्सर है। तो स्टीरॉल में दो एग्जांपल, कोलेस्ट्रॉल और अर्गेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड वेसल्स में जमा है और अर्गेस्ट्रॉल विटामिन डी बनाने का काम करता है। तो स्टीरॉयड और स्टीरॉल्स हो गया कंप्लीट। यहां तक कोई समस्या? तो डिराइव्ड में पहला था स्टीरॉयड और स्टीरॉल्स। स्टीरॉयड में क्या क्या पढ़ा? कॉलिक एसिड 1, प्रोजेस्टेरोन 2, टेस्टोस्टेरोन 3, कोर्टिसोल 4, एल्डोस्टेरोन 5। कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन ध्यान है एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहे। कोर्टिसोल एक तरह का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और एल्डोस्टेरोन एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलो मतलब मिनरल पर कंट्रोल करने वाला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करने वाला। तो कोर्टिसोल क्या करेगा? ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? मिनरल को रोकेगा। याद हो रहा है? तो एल्डोस्टेरोन के वो स्टेरॉइड के एग्जांपल बताओ मुझे, कौन कौन स्टेरॉइड के एग्जांपल है? पहला है कॉलिक एसिड, कहां मिलेगा? बाइल जूस में, पित्तरस में। दूसरा प्रोजेस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। तीसरा मेल सेक्स हार्मोन। चौथा क्या है? कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन सी ग्लैंड से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड। पांचवा क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कहां से निकलता है? एड्रिनल से। स्टेरॉल क्या होते हैं? इंजेक्शन कहां लगता है? सर आज बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? क्लियर नहीं हो रहा? अरे अपन ने पढ़ा कि अपन ने पढ़ा कि जो डिराइव्ड या व्युत्पन्न है, या तो वो स्टीरॉयड होंगे या उसमें एल्कोहल जोड़ के स्टीरॉल बन जाएंगे, या फिर वो फैटी एसिड बन जाएंगे। यही तो पढ़ा था। डिराइव्ड में दो ही पढ़े थे ना, स्टीरॉयड और स्टीरॉल। फिर स्टीरॉयड बहुत सारे हो सकते, स्टीरॉल दो हो सकते, कोलेस्ट्रॉल और अर्गेस्ट्रॉल। तो डिराइव्ड लिपिड दो तरह के, स्टीरॉयड और स्टीरॉल और फैटी एसिड। अभी फैटी एसिड पढ़ना है। स्टीरॉयड हमने पढ़ लिए, कॉलिक, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। स्टीरॉल में कौन कौन? कोलेस्ट्रॉल और अर्गेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहां जमा है? या तो पथरी बना रहा गॉल ब्लैडर में, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस कर रहा। और अर्गेस्ट्रॉल क्या कर रहा है? फंगस और ईस्ट से मिलता विटामिन डी का प्रीकर्सर है। याद हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों बता रहे हो, बीपी लो बीपी हाई ये अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक है ना। ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया? और किसी को डाउट? एक बच्चे ने बोला सर थोड़ा सा आज कंफ्यूजन हो रहा। ऑफलाइन में किसी को कोई दिक्कत है? याद हो गया? ऑनलाइन में बताओ समझ में आ रहा कि नहीं। अब अपन को पढ़ना है फैटी एसिड। चलो अब अपन को समझना है फैटी एसिड। तो डिराइव्ड लिपिड में अगला होगा फैटी एसिड। डिराइव्ड में पहला पढ़ लिया कौन कौन? स्टीरॉयड और स्टीरॉल। अब दूसरा पढ़ना है फैटी एसिड। जब भी हाइड्रोकार्बन, कार्बन 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 और उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिए जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। कितना अच्छा है। कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो जब भी हाइड्रोकार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड से जोड़ दिया जाए, किससे? बहुत अच्छा। हमने कार्बन 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 जोड़ दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया? हाइड्रोजन प्लस कार्बन को मिलाकर क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसके साथ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक मतलब COOH,
जैसे ही हाइड्रोकार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दो तो बनने वाला क्या कहलाता? फैटी एसिड। फैटी एसिड समझ में आ गया? फैटी एसिड एक डिराइव्ड लिपिड है जो हाइड्रोकार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड से जोड़ने पर बनता है। यहां हाइड्रोकार्बन को R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन को कार्बोक्सिलिक से जोड़ने पर क्या बन जाता है? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या होते हैं तो समझ में आ गया। पहली चीज तो ये समझ में आ रहा है कि फैट क्या है, ऑयल क्या है, फैटी एसिड क्या है। तो फैट और फैटी एसिड में अंतर क्या है? फैट क्या था? अगर ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जोड़ दें और एक भी डबल बॉन्ड ना हो तो उसे फैट बोलते हैं। फैटी एसिड क्या होगा? जब भी हाइड्रोकार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दें तो उसे क्या बोलेंगे? तो फैट और फैटी एसिड एक है कि अलग है? फैट सिंपल लिपिड है और फैटी एसिड डिराइव्ड। ये फैट से डिराइव्ड होगा। ये बात समझ में आ गई? चलो ऑनलाइन वाले कह रहे समझ में आ रहा, चलो बहुत बढ़िया। अब फैटी एसिड में अपन को पढ़ना है सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड और साइक्लिक फैटी एसिड। इतने तरह के फैटी एसिड पढ़ना है। तो फैटी एसिड का ये फ्लो चार्ट बना लो। इतने तरह के फैटी एसिड पढ़ने हैं। जो 3:30 बजे हो रही क्लास वो भी पढ़ रहे हो, याद करते जा रहे हो। रविंद्र सर का और मेरा बहुत सारा कॉमन है, तो कुछ टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वो मेरी क्लास में भी आ जाएंगे, है ना। जो उनकी यूनिट है और जो मेरी यूनिट है वो ओवरलैप करती है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो रिवाइज हो जाएगा वापस। ये फैटी एसिड है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हाइड्रोक्सी और साइक्लिक। ये 4 तरह के फैटी एसिड पढ़ना है, ठीक है। फैटी एसिड का मतलब समझ में आ गया? हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 तरह के। सबसे पहले सैचुरेटेड, वही जिसमें एक सिंगल बॉन्ड हो। ऐसे फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो वो पूरी तरह से सैचुरेट होगा। अपन एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ सकता है? एक कार्बन 4 ग्रुप से जुड़ सकता है। अगर एक कार्बन 4 से जुड़ा है तो अपन कहेंगे सैचुरेट है। 4 से जुड़ा, चारों से है संतृप्त। 4 रोटी खा सकते हो, चारों खा ली। पर अगर कार्बन 4 की बजाय 3 से ही जुड़ा, क्योंकि बॉन्ड 4 हो गए, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4। अभी भी कार्बन किससे जुड़ा? 4 से ही। 1 2 3 4, इसमें भी किससे जुड़ा? पर ये सैचुरेटेड नहीं है क्योंकि कार्बन 3 से जुड़ा है। 1 2 3, बॉन्ड 4 है, तो ग्रुप कितने हैं? तो जैसे ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। जैसे मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, ये अनसैचुरेटेड है। 4 से जुड़ सकता है, 2 ही से जुड़ा है, तो बॉन्ड 4 ही बना पा रहा, तो ग्रुप तो 4 हो सकते हैं। तो ये कार्बन कैसा होगा? सैचुरेटेड। और ये सब कैसे होंगे? अब यहां ध्यान से समझना। अपन ने क्या पढ़ा था? जब भी हाइड्रोकार्बन के साथ क्या जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? ये किस तरह का फैटी एसिड है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी, क्योंकि इसमें एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसा फैटी एसिड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो। इसमें कैसे बॉन्ड दिख रहे हैं? तो ये कैसा फैटी एसिड होगा? फैटी एसिड का मतलब समझ गए? हाइड्रोकार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड से जोड़ना फैटी एसिड कहलाता है। केवल सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड होगा, ठीक है। एग्जांपल लिखो, पोमेटिक, स्टीरिक। 2 एग्जांपल लिख दो, पोमेटिक और स्टीरिक। पोमेटिक और स्टीरिक ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल, ठीक है। जिस बच्चे ने लिखा आज कम समझ में आ रहा है वो वापस बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके एग्जांपल लिख दो, पोमेटिक और स्टीरिक। पोमेटिक एंड स्टीरिक। स्टीरिक, STEARIC। पोमेटिक और स्टीरिक एसिड, ये दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल, पोमेटिक एंड स्टीरिक। अब अनसैचुरेटेड क्या होगा? अनसैचुरेटेड ऐसा फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड होने पर क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। ठीक, जिनमें एक या एक से ज्यादा, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड, एक से ज्यादा भी आ गया अनसैचुरेटेड। जैसे अब समझना, अगर एक डबल बॉन्ड हो
तो वो भी अनसैचुरेटेड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ओलिक एंड पोमीटोलिक। पोमेटिक अलग है, पोमीटोलिक अलग है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। इसका एग्जाम्पल क्या? ओलिक एंड पोमीटोलिक। तो ओलिक और टॉलिक, इनमें कितने डबल बॉन्ड है? एक। ओलिक और टॉलिक ये अनसैचुरेटेड है। कितने डबल बॉन्ड है? एक। इसके बाद लिनोलिक, इसमें कितने डबल बॉन्ड है? दो। इसके बाद लिनोलेनिक में कितने हैं? तीन। अभी नाम रटने, अभी देखना, अभी पढ़ोगे एसेंशियल फैटी एसिड पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे फैटी, जैसे पढ़े थे एसेंशियल अमाइनो एसिड 10 पढ़े थे बच्चों में, एडल्ट्स में 8 + 2 पढ़े थे। 2 कौन से थे? वो आर्जिनोस्टिन। ऐसी इसमें पढ़ेंगे एसेंशियल फैटी एसिड। तो अपन को ये 2 नाम पढ़ने हैं, लिनोलिक और लिनोलेनिक, ये दोनों एसेंशियल। तो एक डबल बॉन्ड के उदाहरण बता दोगे? ओलिक और टॉलिक, इनमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं? एक। तो ये कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना। लिनोलिक में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 2। ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। जब डबल बॉन्ड चाहे एक हो या एक से ज्यादा। लिनोलेनिक ये कैसा है? अनसैचुरेटेड। 4 का एग्जाम्पल होगा अरेकिडोनिक। और यही तीनों है एसेंशियल फैटी एसिड, आवश्यक वसीय अम्ल। ये तीनों बहुत जरूरी है। कौन कौन? लिनोलिक जिसमें 2 है, लिनोलेनिक जिसमें 3 है, और आर्चिडोनिक जिसमें 4 डबल बॉन्ड है। 2, 3 और 4 ये एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब ये हमारे शरीर में नहीं बन सकते। इनको किसके द्वारा लेना पड़ेगा? भोजन। जिनको भोजन के द्वारा लेना पड़े वो सब क्या हो जाते? एसेंशियल, आवश्यक। 3 होते हैं। कौन कौन? लिनोलिक, लिनोलेनिक और आर्चिडोनिक। ये तीनों कैसे फैटी एसिड होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड, आवश्यक वसीय अम्ल, और ये साथ में अनसैचुरेटेड तो ही है। तो फैटी एसिड का मतलब है हाइड्रोकार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक। सैचुरेटेड मतलब जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड। एग्जांपल याद है? कौन कौन? स्टेरिक एसिड बहुत कॉमन है, स्टेरिक। अनसैचुरेटेड में बहुत सारे हैं। एक डबल बॉन्ड वाला ओलिक और टॉलिक, ओलिक टॉलिक। 2 वाला लिनोलिक, 3 वाला लिनोलेनिक, 4 वाला। कम से ये 3 तो याद कर सकते हो ना। देखो 3 ही वसीय अम्ल एसेंशियल है, लिनोलिक, लिनोलेनिक और आर्चिडोनिक। लिनोलिक में कितने हैं? 2। लिनोलेनिक में कितने हैं? 3। और आर्चिडोनिक में 4। ये तीनों कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये एसेंशियल फैटी एसिड भी होंगे। याद हो गया? तो फैटी एसिड में कई टाइप पढ़ रहे थे। पहला पढ़ रहे थे अनसैचुरेटेड कंप्लीट, दूसरा पढ़ रहे थे सैचुरेटेड कंप्लीट। अब है हाइड्रोक्सी। तो इसमें एग्जांपल लिख दो, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन किसमें था? 1 मिनट, मेरे दिमाग से स्किप क्यों हो रहा है कोई? अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन वही तो है। जब भी ब्लड क्लॉट या इन्फ्लेमेशन होता है, देखो आपने एक चीज देखा होगा, जैसे बाल तोड़ वगैरह हो जाता है तो वहां एक स्वेलिंग होती है, फुंसी वगैरह देखी है, तो उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया को वहीं लोकलाइज तरीके से रोक दिया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। हिंदी में बोलते हैं शोथ या प्रदाह। तो एक प्रोसेस होती है जिसे इन्फ्लेमेशन या शोथ बोलते हैं। हिंदी में या तो शोथ या प्रदाह, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। जब भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो उसको लोकल तौर पर ही रोक देना क्या कहलाता? इन्फ्लेमेशन। वहां जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होगा वहां स्वेलिंग आती है, चूंकि ब्लड ज्यादा आता है और रेड हो जाता है। कभी देखा फुंसी किस कलर की हो जाती है? रेड। और छूने में थोड़ा सा दर्द है, और ध्यान रखना वो गर्म रहेगा। कभी आप फुंसी छूकर देखना तो गर्म, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो कभी फुंसी छूकर देखना, गर्म मिलेगी। बॉडी छू के देखना, फुंसी छू के देखना, फुंसी क्या मिलेगी? गर्म। उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इसमें कौन हेल्प करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या है? एक हाइड्रोक्सी फैटी एसिड। तो इन्फ्लेमेशन नाम की प्रोसेस में कौन सा फैटी एसिड काम करता है? हाइड्रोक्सी फैटी एसिड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कहां काम करता है बता दोगे?
इसके बाद साइक्लिक फैटी एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड सुना होगा, दूध को दही या पनीर बनाने में कौन सा बैक्टीरिया लगता है? लैक्टो। तो दूध में एक शुगर होती है जिसका नाम क्या है? इसको बदल दिया जाता है लैक्टिक एसिड में, और इसी को बोलते हैं दूध फट गया। अगर दूध की लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगी तो अपन कहे दूध फट गया, और फटे दूध का ही बनता है खोआ, फटे दूध का बनता है पनीर। ये सब किसका बनता है? ये कौन बनाने में मदद करता है? लैक्टोबैसिल। इसमें कौन सा फैटी एसिड मिलता है? साइक्लिक फैटी एसिड। क्लियर? तो ये हो गया अपना डिराइव्ड कंप्लीट। अब कल यहां से शुरू करेंगे एसेंशियल क्या होते हैं, फैट के फंक्शंस और फैट की मेटाबॉलिज्म। तो कल लिपिड की लास्ट क्लास होगी, कल लिपिड कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचे एंजाइम और मिनरल्स, इनके बाद अपन पढ़ेंगे इनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो ये यूनिट खत्म होगी, यूनिट मतलब ये टॉपिक। इसके बाद अपन पहले से चलेंगे खाद्य संरक्षण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो अब अपने दो चीज बची, एक एंजाइम और एक मिनरल्स। तो कल लिपिड कंप्लीट हो जाएगा, परसों से मिनरल्स और एंजाइम शुरू हो जाएंगे। इस वीक में ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से अपन शुरू करेंगे फूड प्रिजर्वेशन। तो लगभग दिखाना सिलेबस है किसी पास? देखो इसी के पहले सर भी यूनिट करा ही रहे हैं। फिर तो कुछ है नहीं, 7-8-10 दिन का क्लास, 7-8 दिन का क्लास। ठीक है, देखो अप्रैल फर्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना ये कंप्लीट, फिर अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव। वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर तो छोटे छोटे 10-10, 15-15 दिन के हैं। एक महीने में 2 महीने में 3 यूनिट आराम से हो जाएंगी। तो बाकी सब देखो 15 दिन में तो नहीं, पर 40 दिन में 3 हो कितनी नहीं, 2 महीने में 3 या 1 महीने में 2 नहीं, इसको और सही बोल सकता हूं 20 दिन में 1 यूनिट। हाँ बस 20 दिन में 2 यूनिट हो जाएंगी, 1 यूनिट। तो कितना? 40 दिन में 2 यूनिट हुआ करेगी, मतलब 80 दिन में 4, 120 दिन में 6। अभी अप्रैल चलेगा, मई चलेगा, जून चलेगा और जुलाई चलेगा। जुलाई मतलब 4 महीने, अभी भी 4 महीने ना, 4 महीने में कितनी यूनिट हो जाएंगी? 6। 40 दिन में 2 के हिसाब से 6, और रविंद्र सर 2 करा देंगे, कितनी हो जाएंगी? 8। तो जुलाई तक 8, अगस्त में 2, आराम से कैसे भी कर लो, बस तुम्हें याद रहना चाहिए। पता चला पहली यूनिट में कंप्लीट कर रहा हूं, दूसरी साफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब यूनिट 1 पूरी कंप्लीट होगी तो पूरा यूनिट 1 की पुछाई होगी, पूरा यूनिट 1 का टेस्ट होगा। जब तक वो याद करके नहीं सुनाओगे यूनिट 2 में प्रवेश नहीं करेंगे। और क्या, यही है, और कुछ है ही नहीं है। ठीक है, इस संडे अपन जितना पढ़ेंगे उसका टेस्ट